ऑन करिए। देखो बेटा, ये सवाल ये पूछा गया था, आप लोग नहीं को इसलिए वीडियो बना दे रहे हैं कि न्यूटन प्रति कूलम्ब और वोल्ट प्रति मीटर सिद्ध करो कि एक ही भौतिक राशि की इकाइयां हैं, और बताओ कि ये कौन सी भौतिक राशि की इकाई है। तो बेटा आपको पता है कि हमसे सवाल बोला गया है कि न्यूटन प्रति कूलम्ब और वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि की इकाइयां हैं, सिद्ध करो। तो हम जानते हैं कि न्यूटन बल की इकाई होती है, कूलम्ब आवेश की इकाई होती है। अतः न्यूटन प्रति कूलम्ब मतलब बल बटा के कूलम्ब लिख दिया मैंने, आवेश, और बल बटे आवेश को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अतः इससे पता चल गया कि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। अब एकांक लंबाई के सापेक्ष विभव में हुए परिवर्तन को भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विभवांतर की इकाई वोल्ट, दूरी की इकाई मीटर। अतः यहाँ से भी साबित होता है कि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही इकाई है। परंतु हमें कहा गया था कि सिद्ध करो, तो बेटा आपको सिद्धांत पढ़ाया गया है कि सिद्ध किया जाता है डायमेंशन से। तो अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने और इसका निकालने, अगर दोनों के डायमेंशनल फार्मूला बराबर हो जाए तो इसका मतलब एक ही भौतिक राशि है। तो हमने न्यूटन प्रति कूलम्ब का यहाँ डायमेंशन निकाल लिया, वोल्ट प्रति मीटर का भी निकाल लिया, क्योंकि दोनों की विमा एक ही है। इससे सिद्ध होता है कि ये एक ही भौतिक राशि की इकाई है। अतः हमने सवाल को कंप्लीट कर दिया। और इस सवाल पे हमको शायद 2 नंबर दे रहा है, तो इस तरह हमारा 2 नंबर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ बताएं। सबको पता है? यदि समझ रहे हैं ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या उनके नियम की व्याख्या है, उसी का प्रिंसिपल। अगला सवाल है कि शुद्ध अर्धचालकों में जब कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो आपको पता है कि शुद्ध अर्धचालक विद्युत के अचालक होते हैं, लेकिन जब उसमें कोई अपद्रव्य मिलाते हैं तो वह मिलाया गया या तो पेंटावेलेंट होता है या ट्राइवेलेंट। अगर पेंटावेलेंट मिला दिया तब वह पेंटावेलेंट मिलाते ही एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, और अगर ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो उसमें होल आ जाता है, अतः वो पी टाइप हो जाता है, और दोनों स्थितियों में वह चालक बन जाता है। तो इतनी बात लिख के हमें जवाब दे देना है। अगला सवाल है कि किसी समय टी पर कुंडली के से संबंध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स का समीकरण दिया गया है। तो t बराबर 2 सेकंड पर बताइए कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है। तो आपको ये सवाल दूसरी बार हम आपको बता रहे हैं मॉडल में, और अभी कल भी इसका उल्लेख किए। तो हमको चुंबकीय फ्लक्स दे रहा है 40Q -5t², जिसके पास मॉडल पेपर मौजूद है वो बोला करें पीछे से क्या लिखा हुआ है, -10t + 70। तो ये देखिए, और t बराबर 2 सेकंड में प्रेरित विद्युत वाहक बल बोल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जब हमको चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समीकरण दिया है तब हमें फैराडे के सेकंड लॉ में d∅dt का फार्मूला लगाना चाहिए। तो देख रहे हैं तो अब हमने लिख दिया कि कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक E बराबर -10d∅dt होता है। तो यहाँ परिवर्तन फ्लक्स एरो की संख्या नहीं किया तो हम 1 मान लेंगे, d/dt, और I का मान दिया 40t
minus 5p square plus 3p plus 7। अब बोलिए इसका हम अवकलन कर लेंगे। तो ये बोलो 4p 12p स्क्वायर 1 गुना के 10p बोलो 10 प्लस 3 आ रहा है ना? यस। अब हम यहाँ लिख दिए माइनस। अब हमारा आ गया है कि t बराबर 2 सेकेंड पे बताइए। तो बोलिए 2 का वर्ग 4। अब यहाँ t का मान 2 लिख दिया प्लस 10 बोलो 12 चौक 48 10 गुना के 20 प्लस 10 48 में से 20 गया 28 28 और 10 38 बोलो गुणा करेंगे -38 इतना प्रेरित विद्युत बाधा पिछले भी मॉडल में एक सवाल आया था, यहाँ भी आ गया। तो यहाँ पर ये समाप्त हो गया। अगला सवाल है चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का गुणात्मक व्याख्या कीजिए जबकि परिपथ में धारा का भी मान बताइए जब परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो। तो चलिए पहला सवाल आपसे पूछा गया है प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की गणना कीजिए। तो ये आपको विद्युत चालन वाले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है कि प्रतिरोध टेम्परेचर के यानी कि परम ताप के समानुपाती होता है और इसका समीकरण होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T, जहाँ अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। यस अर्थात टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते जाएं तो प्रतिरोध बढ़ता जाता है। यस और टेम्परेचर यदि घटाते जाएं तो प्रतिरोध घटता जाता है। तो ये प्रिंसिपल जो आप पढ़े हैं वो अपना नोट कर देंगे, लिख देंगे परीक्षा में। हो गया आंसर। अब हमसे पूछा था कि बताइए धारा का मान न्यूनतम कब होगा और अधिकतम कब होगा। तो बेटा आपको पता है कि V बराबर I है, अतः I बराबर V बटा R। अब हमको इससे पता चलता है कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर प्रतिरोध मैक्सिमम हो जाए तो धारा मिनिमम हो जाएगी। और अगर हमारा प्रतिरोध मिनिमम हो जाए तो वो धारा मैक्सिमम हो जाए। तो इस प्रिंसिपल से हम जवाब दे सकते हैं। तो ये रहा हमारे प्रश्न का जवाब। अब कोई दिक्कत? अगला सवाल पूछा गया है बी भुजा के एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यों आवेश अगर रख दिया जाए तो बताइए घन के केंद्र पर विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। घन के केंद्र पर
विभव पूछ रहा है और कुछ है कि तो ये तो आप सभी बच्चों को क्लियर कर पता है। आइए ये आप आराम से प्रिंसिपल जानते हैं, प्रिंसिपल की मदद से बड़े प्यार से लगा सकते हैं। ये देखिए, पहले ये देख लें कि अगर ये घन है तो घन में 6 कितना बनेगा। अगर आप इस कमरे को देखिए तो आपको पता है ये कमरा घन नहीं है, घना है। लेकिन 6 उसी तरह से मान लीजिए कल्पना कर लीजिए कि जितना ये कमरा लंबा है उतने चौड़ा है उतने ऊंचा है। तो देखिए इसमें 6 बनेंगे, एक वहाँ 2 हो गया, 2 नीचे 4 फिर 5 6 7 8। बस अब 8 पर रखा जा रहा है, क्या रखा जा रहा है? आवेश। अब आराम से यहाँ देखेंगे तो समझ, ये देखिए क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू। देखिए ऑटो से दिखाई दे रहे हैं। अब इसके केंद्र पर पूछ रहा है तो आपको पता है कि ओ कोना से हे कोना को मिलाएंगे तो विकर्ण होगा। ओ कोना से ये और ये विकर्ण जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वही उसका केंद्र हो जाएगा। अब मैं आपको समझाने के लिए एक मॉडल दिखा रहा हूँ। बताइए, घन का आधार वर्गाकार होता है और इसकी भुजा भी है, तो बोलो सारी भुजाएं भी है और बोलो हलचल भी कर है। तो तुम्हें अच्छा 9 का प्रमेय लगा दो। बताओ वर्ग का विकर्ण भुजा कड़ी में 2 होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी p/√2। और मैंने क्या कहा कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वही और तुम जानते हो कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजन करते हैं। यदि एक दूसरे को 90 डिग्री को बराबर करते हैं तो बताओ अगर ये पूरा विकर्ण p/√2 है तो आई वाला 1 के भगवान बोलो अगर आधा हो जाएगा। यानी कि p/√2/2 नहीं होगा। अब यहाँ भी आवेश है। अब सोचो अगर इस आवेश के कारण विभव यहाँ V1 हो तो इसके कारण V2 हो, इसके कारण V3 हो, इसके कारण V4 हो। ऐसे ही बताओ 8 में 6 है तो बोलो ऐसे ही V8 हो जाएगा। अभी कल वर्षों में मैं दोहरा रहा था तो बता रहा था कि विभव अदिश राशि है और ये आवेश की तरह योज्यता के नियम का पालन करती है। अर्थात जिस बिंदु पर हमसे विभव पूछ रहा है वह बिंदु पर एक आवेश से विभव नहीं आ रहा है, भिन्न भिन्न आवेश से। तो सभी का विभव निकाल के जोड़ दो। तो अब हमने यहाँ लिख दिया सिद्धांत केंद्र पर यदि परिणामी विभव ही हो तो ही बराबर v1 v8। अतः इसी को 8 बार जोड़ना है। अब आपको इसे 8 बार क्यों जोड़ा जाए? इसलिए क्योंकि यहाँ जो विभव आ रहा है वह बिंदु आवेश का विभव है और बिंदु आवेश का विभव भी बराबर होगा 4πε/K/Q/R। तो इसका सभी के शीर्ष पर एक ही आवेश है और चिन्ह भी सबका धनात्मक है और दूरी देख लो हर जगह से
b √2/2, यानी कि यही कांस्टेंट नहीं है, ये सब कांस्टेंट है। यस सर। अगर सब कांस्टेंट है तो बोलो सबके कारण विभव समान होगा। यस सर। अगर एक का निकाल के 8 का गुणा तो मामला फिक्स। यस सर। तो इसलिए लिख दिया 8 गुणे 1/4 q by b √2/2। पूछो किसको लिखते हैं? बताओ। अब हम यहाँ उलट लें, बताओ इतने का मान 9 × 10⁻⁹। अब आई ऊपर जाएगा तो 8 गुना के 16 क्यों हो जाएगा? यस। नीचे b √2 हो जाएगा। यस। अब बोलो 16 × 144 यस सर। गुणे 10 के घात 9 क्यों? b √2। अब √2 से गुणा भाग करना, क्योंकि नीचे अंडर रूट आता है तो यही काम करते हैं। तो ये दोनों मिलके बोलो 2 हो जाएंगे, 2 × 7 = 14, 2 गुना के 4। तो ये आ गया 72 √2 × 10⁻⁹ q by b विभवांतर की इकाई वोल्ट। तो इसके केंद्र में कितना विभवांतर होगा? यस सर। अब हमसे सवाल पूछा कि बताइए तीव्रता कितनी होगी? तो जिनको स्कूल आता है वो बिना लगाए कहते हैं शून्य, क्योंकि तीव्रता सदिश राशि है। अब इसके कारण जो तीव्रता है वो प्लस है, तो तुम्हें पता है धन में दिशा अंदर से बाहर होती है। यस सर। इधर की तीव्रता इधर आएगी तो हयो प्लस है। यस सर। इसके लिए अंदर से बाहर जाएगी। यस। मतलब दोनों परिमाण और प्रकृति में समान है और विपरीत दिशा में है। यस। मतलब एक दूसरे के प्रभाव को निराश करते हैं, इसलिए तीव्रता 0। और जिसको ये भी भूल गया होगा उसको याद होगा E = V/L। ये जिसको प्रिंसिपल याद है और याद होगा ही, उनको दोहराना है तो कहीं नहीं याद होगा। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। जिसका कुछ नहीं है, याद भी नहीं कर रहा है, तो उसका तो इलाज नहीं है। लेकिन हम उसके लिए एक सवाल के लिए इसके लिए बात कर सकते हैं कि ये विभवांतर है। तो तुम पढ़े हो कि सब विभव पृष्ठ में सतह पर जो विभव होता है वही विभव केंद्र में होता है। अतः जो विभव ये है वही विभव ये है। तब विभवांतर वाले विभव का अंतर, तब v में से v घटा दिए तो 0। तो इसलिए विभवांतर 0, दूरी d, भाग में दिए 0। अच्छा यहाँ से लगाओ चाहे वहाँ से। तो मानो स्कूल पर है, तुम कितना अपने को तैयार रखे हुए हो, हमने दोनों समझेंगे। तो अभी हमने 20 सवाल बताया। अगला सवाल पूछा गया है नाभिकीय शल्यन। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? अरे सॉरी, नाभिकीय शल्यन फ्यूजन हिंदी में कहते हैं नाभिकीय शल्यन। तो ये आपको कक्षा 9 से ही पता है कि 2 या 2 से अधिक हल्के छोटे छोटे परमाणुओं के नाभिक आपस में जोड़कर एक बड़े नाभिक में बदल देना नाभिकीय शल्यन कहलाता
है। जैसे जैसे देखो ये है प्रोटीन, ये भी है प्रोटीन। यस सर। अब दोनों छोटे, इससे छोटा तो कोई परमाणु ही नहीं है। यस सर। अब ये दोनों जुड़ के देखो ड्यूटेरियम में कन्वर्ट हो गए। यस सर। और 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 P0 देख रहे हैं? यस सर। ये रिलीज हो गया और साथ में ऊर्जा रिलीज हो गई। यस सर। तो दो हल्के परमाणुओं के नाभिक का जुड़कर अपने से भारी परमाणु के नाभिक में बदलना। यस सर। अगला सवाल बोला जा रहा है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनों की आवृत्ति 2×10⁻10 हर्ट्ज है। है तो बताइए अगर इसका धारा आयाम 30 वोल्ट प्रति मीटर है, आप में से ज्यादातर बच्चे इसके नाम से हड़क गए होंगे, लेकिन आज जहां सवाल पहली शुरू हुई है वही का वोल्ट प्रति मीटर यानी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रहा है। यस सर। तो सवाल की भाषा से तुम्हें ज्ञान हो गया कि अगर हमें दोलनों का या वैद्युत क्षेत्र का आयाम कहा जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का आयाम ही माने होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहता है तीव्रता 30 वोल्ट प्रति मीटर है, तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा? तो जानिए वैद्युत क्षेत्र का आयाम माने वैद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम माने चुंबकीय क्षेत्र। यस सर। आराम से किया। तो तुम्हें पता है बेटा, तुम्हें ये सूत्र पढ़ाया गया है V बराबर C बाई सॉरी V बराबर E बाई C। V बराबर E बाई C यहाँ प्रकाश की चार्ज तो रख लो कहीं तीव्रता है 30, प्रकाश की चार्ज तुम्हारी जेब में है, तुम्हारे जेब में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3×10⁻⁻8 अभी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की इकाई टेस्ला। जो पढ़ेगा उसका कहीं दिक्कत नहीं आएगी, जो नहीं पढ़ रहा है उसको हर जगह दिक्कत है। हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत शेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल पोटेंशियल में संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। E बराबर IR। आपके शेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम कई बार ये देखते ही जो लोग पढ़े हम समझ गए क्या पूछ रहा है। E बराबर IR। अभी आपने सेल का प्रैक्टिकल भी किया है। आंतरिक प्रतिरोध मीटर वोल्टमीटर की सहायता से और वोल्टमीटर RV की सहायता से। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको सब मिलेगा।
अगला सवाल पूछा गया है, प्रकाश की अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? सबको पता है। और इसमें पूछा गया इसके नियम समझाएं। तो अपवर्तन के नियम को स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। अब देखिए ये लोग तो ये सर चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी मैं खड़ा करा के पूछूंगा तो किसी को कुछ नहीं आता। और यही आपको ये जो मॉडल तैयार कराया जा रहा है उसका मतलब यही है कि आप घर से तैयार होके आइए, और मैं 1 2 मॉडल 3 मॉडल 4 मॉडल इसलिए करा रहा हूँ कि आपको आ जाए। लेकिन हमें पता है ये लोग में से किसी को कोई सूत्र याद बात नहीं है। और अभी मैं खड़ा कर रहा हूँ इसमें से किसी को नहीं पता है अपवर्तन क्या, भले हम तुम प्रैक्टिकल करा दिए हूँ पढ़ा दिए, इनमें चेहरे बता रहे कुछ नहीं आता है। पहले इनको हवा भर रहे हैं कि हमसे न पूछा जा सके, लेकिन याद बात कुछ नहीं, क्योंकि ये हर कुछ करते ही नहीं है। तो कहा गया है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन से क्या समझते हैं और इसके नियम लिखिए। तो मैं बता दूं कि जब भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब पूछा गया है स्नेल का नियम, अपवर्तन का नियम बताइए। तो आपको पता है कि अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया है, और स्नेल ने अपवर्तन के 2 नियम दिए हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक होते हैं, और आपतन कोण के साइन के और अपवर्तन के साइन का अनुपात उन माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और ये आराम से लिख देना। अब आप देखें पढ़ाते समय कहा गया था कि बेटा ये सब पेपर में आते हैं और आपके सामने मॉडल में बार बार आ रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि 2 4 मॉडल बताऊंगा। अगर उतना भी तैयार करोगे तो तुम्हारे पास होने के रास्ते खुलेंगे और तुम्हारा मन लगेगा और तुम निकल जाओगे। लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये याद रखें कि परीक्षा आप ही को देनी है। हम तो कल आपको समझा रहे हैं कि बेटा ऐसे करना पड़ेगा और ऐसे कर लोगे। अब आइए अगला सवाल है, उभयोत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमताओं का अनुपात बता दीजिए, और हवा में रखा जाए तब, और जब इसे पानी में डुबोया जाए तब। तो देखिए मैं जब पढ़ाया था क्लास में तब भी कहा था कि बेटा इस पर सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे और सबसे ज़्यादा, और अब तक आप देखें तो 2-3 मॉडल करा दिए, 2-3 मॉडल में ये सवाल बार बार रिपीट कर रहे हैं। उसमें भी एक सवाल बना था, यहाँ भी बना था। अब इसके बावजूद भी अगर लड़का अपने को प्रिपेयर ना करे तो ये वही बात है कि जैसे पता है कि लाइन में, तार में लाइन जा रही है, छुओगे तो मार देगा, लेकिन फिर भी वो छू रहा है। तो ऐसा ही है कि जब आपको पता है कि इस पर एक सवाल आना ही आना है, क्योंकि अब तक जितने मॉडल बताए हर मॉडल में रिपीट कर रहा है, तो इससे आपको पता है कि हम अगर तैयार रखेंगे और पढ़ाते हुए क्या कहते हैं, सवाल खोजना है और नंबर डाल के लगाना है। अब आपको इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं है। आइए जरा देखते हैं क्या कहता है एक उभयोत्तल लेंस। अब जो लोग पढ़ेंगे और नियमित पढ़ेंगे, क्योंकि लेंस के बनते समय मैंने बताया है कि लेंस बनाया कैसे जाता है और कौन लेंस का क्या नाम पड़ता है। तो आपको पता है उभयोत्तल का मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल और समतल, और फिर समतल और उत्तल लेंसों को जोड़ने से बने हुए लेंस को उभयोत्तल लेंस कहा जाता है। तो ये रहा बाई कॉन्वेक्स लेंस।
अब हमसे कह रहा है कि एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। तो बताओ इस कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ। अगर कांच का अपवर्तनांक कहा है तो इसको बोलो हवा के सापेक्ष में करोगे। क्योंकि मैंने कहा था कि जब जिसका डायरेक्ट करे मतलब वो हवा के सापेक्ष तो a mu g में अब कहते हैं कि अगर इनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 तो आपको पता है कि ये पहला अपवर्तक तल है, ये वाला इस गोले से काट के बनाया गया होगा, ये वाला इस गोले से काट के बनाया गया। तो इसकी वक्रता त्रिज्या बोलिए दाएं पड़ेगी और इसकी वक्रता त्रिज्या बाएं। अतः ये प्लस होगा, ये माइनस। तो इसका वैल्यू दिया है कि दोनों की वक्रता त्रिज्या 20 है। r1 हो गई +20, यदि पढ़ाई नहीं बोले थे कि इस वजह से ही तुमको ये बातें समझ में नहीं, नहीं तो सवाल लगाते समय चीज गलत लगा दूंगा। तो वो मैंने पुनः जैसे पढ़ाया वैसे रिपीट कर दिया। तो कहता है कि लेंस की क्षमताओं का अनुपात क्या है? अनुपात क्या होगा? जब हवा में रखा जाए और जब पानी में रखा जाए। तो बोलो हवा वाले का मान लेते हैं फिर पीए और पानी वाले को मान लेते हैं फिर क्योंकि क्षमता का मान रहा है। तो पीए बटा के यानी ये जो हिंदी में सवाल लिखा था उसका संकेत में कन्वर्जन कर दिया। तो देखो भैया क्या करेंगे, पर्याप्त अपवर्तनांक नोट कर लेंगे। जब इसे 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो बताओ बेटा फिर वही हवा के सापेक्ष यानी a mu l दे रहा है। तो अब हमें यहाँ l लिख देना चाहिए क्योंकि पानी नहीं है, कोई लिक्विड है। तो a mu l दिया है 1.2। अब हम सवाल लगाने को तैयार हैं। बताओ जब इस लेंस को हवा में रखेंगे तब इसकी फोकस दूरी रखते और जब इसको लेंस को द्रव में डुबो देंगे तब बोलो फोकस दूरी जो पढ़ा गया मैं वहां पकड़ रहा हूँ। तो अब हम सीधे सीधे सवाल पे आ गए कि हम जानते हैं कि FL बटे FA बराबर a mu g माइनस 1 l mu g माइनस 1 और इस सूत्र पर भी पिछले में लगा हुआ है। दबाओ भाई a mu g अपन वो दिया है ये 1.5 माइनस 1 लेकिन मुझे एल भी नहीं दिया है, मुझे ए भी रियल दिया है। तो तुम्हें सूत्र सब कुछ याद है कि एल अभी हम भी लिखते हैं कि कोनो पहली बार तो बता रही है एल म्यू जी बराबर ए म्यू जी और ए म्यू रियल। अब ए म्यू जी 1.5 a रियल 2 पूर्णांक बनाओगे तो 150 बटे 125 25 बचे 125 1.2 25 बचे 125 25 छक्का 5 बार 7। अब हमको LUG पता चल चुका है। तो अब हम यहाँ आगे 1 घटाएंगे
तो 10.5 बचेगा। Yes. और एम जी का मान यहाँ 1.2 रख के 1 घटाएंगे 1.2 बचेगा। Yes. अर्थात 5/2 एक अंक दशमलव खत्म हो गया। Yes. अब हमारा आ गया FL बटा के FA 5/2। अब देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। अब हमसे यहाँ पूछा गया है कि PA और PL में क्या अनुपात होगा। तो तुम्हें पता है PA का मतलब होता है 1/FA। मतलब समझ आ रहा है? मतलब हवा में लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हवा में लेंस की फोकस दूरी का हवा में लेंस की क्षमता है, क्योंकि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता है। तो 1/FA को PA कह देंगे। तो देखो यहाँ क्या ऐसा है कि नहीं, PL/FA है कि नहीं। तो अब जिसमें दिमाग में प्रॉब्लम चलेगा वो ऐसे कर सकता है। बोलो, इसे 1/FA आयोग चलेगा। देखो FL हो गया। अब बताओ क्या इसको तुम PA कर सकते हो ना? तो अब हम यहाँ मिटाने जा रहे हैं क्योंकि मेरा उद्देश्य समझाना था। अब देखो ये PA हो गया, राइट है। अब इसी तरह बताओ अगर हमको PL निकालना होगा तो FL होगा। तो अब FL अगर हम लाए यहाँ पे, यहाँ से देखो तो बोलो 1/FL वो भी हम PL लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से भी काम हो सकता है। और एक और छोटी सी बात करते हैं क्योंकि हमसे सवाल में एक और पूछा गया है जो मैं लिखना भूल गया कि हवा में रखा जाए। नहीं हम भूल नहीं गए, खाली क्षमता ही पूछा गया। तो आओ देखो, यहाँ से देखो, एक तरीका ये है कि हम ऐसे कर सकते हैं, राइट। और दूसरा क्या तरीका है वो भी समझो, यहीं से समझो। देखो अगर अब FL निकाले तो बताओ 5/2 FA हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। देखो FL बराबर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इसका अर्थ ये निकलता है कि द्रव की जो फोकस दूरी है और जो हवा में फोकस दूरी है उनका अनुपात 5/2 है और क्षमता इनका व्युत्क्रम होती है। इसलिए क्षमता निकालोगे वो हो जाएगी 2/5 बिना मेहनत के निकल। समझ में आ गया? और जिसका इच्छा करे कि नहीं हम ऐसे नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी उपाय है, उसका भी उपाय बता देता हूँ। बताओ 1 लेंस मेकर फार्मूला में जा रहे हैं। AμG 1/R1 - 1/R2। बताओ वक्र त्रिज्या दिया होगा। ये सब अपने ऊपर है, कैसे तुम अपने माइंड से तैयार हो। 1.5 R1 देखो 20 और R1 का वैल्यू पॉजिटिव, R2 का वैल्यू नेगेटिव। तो बोले माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। बताओ घटाओगे 10 जाएगा। 1/20 में 1/20 जोड़ोगे तो 2/20, 1/10। तो बताओ क्या हम इसको 5/100 लिख सकते हैं? गुणांक घटाएंगे 1/20। 1 से 1 कट गया। बताओ हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आ गई। अब बताओ यहाँ रख दे तो इसका निकल जाएगा। तो FL बटा के FA आ गई 20 5/2 2 10 में 20 10 बचे 50।
देखिए, यानी कि ग्रह की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी, याद है ना? अब तुमको अगर थ्योरी याद है तो तुम अपने को अब ये श्योर कर लोगे कि जो लगा रहे हो वो सही आ रहा है कि नहीं। पढ़ाया गया है कि फोकस दूरी वर्तमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब ये पढ़ाया तो तुमको समझाए कि बेटा हम कोहरा में क्यों नहीं देख पाते, पानी में डूब के आँख खोले तो क्यों नहीं देख पाते, सब पढ़े हो, तुम्हारे को कितना बराबर क्यों देखो। तो इससे तुम्हें पता चल गया कि जब वह द्रव में था तो द्रव का अपवर्तनांक था 1.2, जो इससे कम है। अतः फोकस दूरी जो आएगी ज्यादा आएगी, तो देखो ज्यादा है, हवा वाले से ज्यादा है। तो इस तरह हमने दोनों अलग अलग निकाल लिया। अब हम आ गए अपने सवाल पे, पीए बटा ये पीए, तो बोलो पीए 1/f पीएल 1/f उलट गया कि पीएल अपॉन एफ, देखो ये चीज आ गई कि तो अब ये चीज हम डायरेक्ट कर रहे थे, आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज हमने कहा कि तुम्हारे ऊपर भैया कितना तैयारी अच्छे से रखे हो और कितना पढ़ते हो, अर्थात कितना रेगुलर रह के क्लास से अटेंड किया करके पढ़े हो। अगर पढ़े हो बेटा तो एक एक चीज समझाया गया है, हवा में नहीं बोला जा रहा है। और अगर वो है तो तुम्हें इतना भी क्या आवश्यकता थी, कोई आवश्यकता थी? डायरेक्ट काम हो जाता, बिना लगाए इतने का हम आंसर दे के सवाल में अगले पढ़ गए हो। तो हमने हर विधि से समझा, सामने दिखाई दे रहा है। तो बाद में चेक होगा बेटा, अभी तो पढ़ा रहे थे ना। हाँ, अभी वो बाद में होगा, रेसेस के बाद समय मिलेगा कराओ, नहीं मिलता कल कराओ, अगले दिन करो। पढ़ाई की कीमत पे तो नहीं होती है। अब आज मान लो समय नहीं मिलता है तो कल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कल तो वैसे ही छुट्टी है, तो परसों यही काम किया जाएगा, पहले साइन करना काम करना। अगला सवाल पूछा गया है, बड़ा ही शानदार सवाल है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बताओ। तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब होता है कि जब सूर्य से आने वाली विकिरण किरणों को हम किसी भी धात्विक प्लेट के ऊपर फेंकते हैं तो वह अपने कार्य फलन को पाने के बाद अपनी सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगती है। अब उसके सम्मुख भुजा पर अगर धनात्मक विभव पैदा किया जाए तो वह फोटो इलेक्ट्रॉन अंतराकाश से आकर्षित होकर एनोड की प्लेट पर पहुंचने लगते हैं, जिसके कारण धारा बहने लगती है। उसी धारा को हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब अगला सवाल पूछे हैं उसी में कि कार्य फलन तथा देहरी आवृत्ति बताओ। तो यही बता चुका हूँ, कार्य फलन वह ऊर्जा है जिसे धात्विक प्लेट पाने के बाद अपनी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी, उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। और अगला सवाल पूछे कि देहरी आवृत्ति, तो आपतित प्रकाश की तरंग की वह न्यूनतम आवृत्ति जो पढ़ते ही सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना शुरू कर उसी को देहरी। तो इस प्रश्न का सारे जवाब मिल गए। अगला सवाल पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा, अभी मैंने कल परसों में बोर का मॉडल, बोर का हमने त्रिज्या निकालना सिखा दिया था। कोई सवाल नहीं है कि इससे दी जा सकती है, तो इसके आधार पर बताइए निम्न ऊर्जा स्तरों का मान क्या होगा। तो अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, n का मान 1 रखोगे
तो पहली कक्षा हो जाएगी, लिख के बता दो बेटा। हमको पता है कि nवीं कक्षा की एनर्जी लेवल माइनस RCH अपॉन L स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर होती है। अब यह बात हाइड्रोजन की कर रहा है, तो तुम्हें पता है यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन के लिए। तुम्हें पता है Z माने परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और RCH का मान सबको पता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मान 1 लग गया, खत्म हो गया बटे NH। अब ये है हमारे किसी भी कक्षा के हाइड्रोजन परमाणु के लिए एनर्जी लेवल का मान। यस सर। अब हमसे कह रहा है कि N बराबर 1 2 3 कुल कई कक्षा दे रहा है। यस सर। 1 से लेके 6 तक का ऊर्जा लेवल बताइए। यस। तो 2-3 से बता देते समझ जाओगे। बताओ यदि N बराबर 1 हो तो बोलो 1 रखेंगे तो ये पहली कक्षा की एनर्जी हो जाएगी। यस सर। N की जगह 1 लिखते हैं, माइनस 13.6 और 1 का वर्ग करेंगे 1। अब दूसरा और जब N बराबर 2 रखेंगे यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 का वर्ग 4, बोलो चौथाई हो जाएगा। अब तुमको क्लू मिल चुका होगा, किसी का जवाबी बता सकते, तीसरी का 9वां हो जाएगा, चौथी का 10वां, छठवीं का 36वां पार्ट हो जाएगा। तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 36वां हिस्सा हो जाएगा। अब इसका गुणा भाग होता है तो हम कर लेंगे, आपने बता दिया। सही है। हाँ अगला देखो, वो भी मजेदार है, बोलो तुम्हें खुद ही पढ़ के समझ में आ जाएगा। लाइमन और बामरे का खाली पूछ रहा है। हमें तुम्हें 11 में 5 से बता रहे हैं। लाइमन इसमें तुम्हें पता है लाइमन का सीरीज अल्ट्रावायलेट जोन में आता है, बामर का विजिबल लाइट में आता है, पास्कल का ब्रैकेट का फुंड का, तीनों का इंफ्रारेड जोन में आता है। कोई डाउट? नो सर। ये कह रहा है अब अगर भाई ये कह दे कैलकुलेट करके साबित कीजिए, तो तुम्हें पता ही क्या करना होता है। 1/n बराबर r 1/n1 स्क्वायर 1/n। बस समझ करते हैं। यस सर। r का मान जानते ही हो 1.1 × 10⁻⁷। और अब तुम्हें अगर लाइमन का लेना है तो तुम्हें पता है कि सभी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घुसेंगे। यस सर। तो आने वाले संक्रमण वाले होंगे 2 से लेके अनंत तक। यस सर। समझ जा रहे हो? यस सर। समझ रहे हो? यस सर। तो चलो भैया ये भी खत्म हो गया। अब अगला ये पीछा दूसरे क्या पहले से कर रहा है और ये बार बार आ रहा है। और तुम्हें इससे अनुभव होना चाहिए कि जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा। कौन सी की बात कर रहा हूँ? मुक्त इलेक्ट्रॉन से ध्यान से ओम के नियम की व्याख्या। और ये व्याख्या तभी होती है जब हम अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध जानते हैं और अनुगमन वेग और धारा में कोई पूछे कि विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध है। अगला सवाल है किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करो। तो देखो भाई ये 5 नंबर का है, तुमको दोनों नियम बताना पड़ेगा।
क्योंकि लिखा है, देखो सुनो उसमें क्या कह रहा है, किरचॉफ के नियमों का उल्लेख, यानी तुमको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी बताना, सेकंड लॉ भी बताना, वो भी सर्किट बना के डराई करोगे तब 5 नंबर देगा। अगला सवाल तुम्हारा है, धारावाही लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र पढ़ाया क्या आपको, बताओ। या फिर चौक वाइल बनाओ, तुम्हें दिमाग में आ ही गया वो चौक वाइल का मतलब एलआर सर्किट, एलआर सर्किट को एक्सप्लेन करो। हमने तुमको, जबकि तुम्हारे कोर्स में खाली एलसीआर पढ़ना था, तो हमने कहा नहीं पहले आर पढ़ो, फिर एल पढ़ो, फिर सी पढ़ो, तब तुमको समझ में आएगा। इसी तरह फिर से आगे वही करना। क्वांटम मॉडल के आधार पर विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए और समीकरण h बराबर हाफ mv² प्लस h नॉट। तो तुम्हें ये दिमाग में तो चल ही रहा कि जो सूर्य से विकिरण आ रहा है वो ई है, वर्क फंक्शन, फिर इलेक्ट्रॉन का गतिज दूसरी बार होगा। इसीलिए के लिए बार बार कहा जाता था कि बेटा रेगुलर पढ़ो, तो जो मस्ती मारे मारते रहो बेटा थोड़ा और मारो, क्या करना है, जिंदगी रही तो बड़ी पढ़ाई होगी, लेकिन मस्ती छूट जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। ये सूर्य से देखो विकिरण आ रहा है, ये जो आ रहा है वो आइंस्टाइन के अनुसार ई है। जब ये अपने वर्क फंक्शन को पाएगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब ये गति करके नए नोड पर पहुंचेगा, तो इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। तो तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नियम बना के ड्राइव कराया गया है कि E = W प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बोलो E बराबर H। अभी सवाल में पूछे हो कि वर्क फलन के लिए कम से कम देहली आवृत्ति चाहिए, तो बोलो W बराबर h नॉट और काइनेटिक एनर्जी ये तो क्या मुक्त का 5 नंबर कहीं देख रहे हो, लिखा है h नॉट बराबर हाफ तो तुम्हें पता है कि योग की क्रियाएं क्रम नियम का पालन करती है, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं। सोच लो 2 लाइन का प्रॉब्लम था, 5 नंबर मिलेगा। अगला सवाल पूछा ब्रूस्टर का नियम, देखो पोलराइट से आ गया। अब तुम्हें पता है ब्रूस्टर के नियमानुसार किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ब्रूस्टर कोण के टेंजेंट के बराबर होता है, यानी म्यू बराबर 10 IP। ये नियम बताओ काम करते। अच्छा देखो, जब जिस दिन वो पढ़ाया उस दिन वो ये सिद्ध किए थे ना, देखो ही पूछ दिया है सवाल, सिद्ध करो कि पारदर्शी माध्यम में ध्रुवण कोण परावर्तित और अपवर्तित किरणें लंबवत होती हैं। देखोगे तो ड्राइव किया पढ़ा के तुरंत ड्राइव किया और बोला भी था उसे, देखो बेटा ये वाला आता है पेपर में, यहाँ तुम्हारे सामने गुजर रहा है। अब अगला में कुछ नहीं करना है, रदरफोर्ड का मॉडल की कमियां बतानी है, अथवा करके दिया है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बैंड थ्योरी से चालक अचालक के कभी हाथ में बताएं। अब ये खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास समय रहेगा कल का भी और आज का भी, क्योंकि कल तो कोई पढ़ाई होगी नहीं है, कल तो केवल यही जो सब कलेक्शन करके लाए हो वही बांटना। तो तुम्हारे पास कल का समय रहेगा और आज का, और आज और कल में ये जो मॉडल एक तो इसमें बचा हुआ है, इस मॉडल को भी निपटा, इसका भी बता देंगे।